स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास एसिड रेन और उसके असरात। एसिड रेन हमारे पास जब बरसती है तो उसके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। हमारे पास जब हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि जब हमारे पास ऑक्साइड्स एक ख़ास कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाएं तो वो प्लूटेंट्स बन जाते हैं। जब ये प्लूटेंट्स हवा में शामिल होते हैं और हवा में जाके हवा के एसिडिक प्लूटेंट्स बन जाते हैं। अब जब बारिश आएगी, बारिश का पानी आएगा तो बारिश का पानी इन ऑक्साइड्स को, इन प्लूटेंट्स को एसिड्स में तब्दील कर देगा। जैसे हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब ये ऊपर हवा में जाएंगे हवा के एसिडिक प्लूटेंट्स बन जाएंगे, फिर बारिश का पानी इनके साथ रिएक्ट करके इनको एसिड्स में तब्दील कर देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, फॉसल फ्यूल्स के जलने से हवा में सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। बारिश का पानी SO2 को H2SO4 में और NOx को HNO2 और HNO3 में तब्दील कर देता है। बेटा हमारे पास जो बारिश का पानी, आम बारिश का पानी होता है जिसमें कोई प्लूटेंट शामिल नहीं होता, जिसमें कोई एसिडिक प्लूटेंट शामिल नहीं होता, उसकी pH हमारे पास 6 से 6.5 तक होती है। लेकिन जब बारिश के पानी में ये प्लूटेंट्स शामिल हो जाते हैं तो उसकी pH कम हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाता है। आम बारिश का जो पानी है उसकी pH हमारे पास 6 से 6.5 तक होती है, उसकी pH इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो बारिश का पानी है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए उसकी pH 4 तक कम हो जाती है। जैसे आप लोग देखें कि आम बारिश का पानी कम एसिडिक होता है जिसकी वजह इसमें हलशुदा CO2 है और इसकी pH तकरीबन 6 से 6.5 होती है। लेकिन जब बारिश के पानी में हवा के प्लूटेंट्स हल हो जाते हैं तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और इसकी pH 4 तक कम हो जाती है। बस एसिड रेन बारिश के पानी में हवा के एसिडिक प्लूटेंट्स जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हल होने से बनती है। आप लोग को यहाँ पर सवाल बनता है, सबसे पहला सवाल बनता है कि आम बारिश का पानी कम एसिडिक क्यों होता है और उसकी pH कितनी है। तो आम बारिश का पानी कम एसिडिक होता है जिसकी वजह इसमें हलशुदा CO2 है, उसकी pH तकरीबन से 6.5 होती है। फिर आपके पास सवाल बनता है कि एसिड रेन कैसे बनती है। तो एसिड रेन आपके पास कैसे बनती है कि जब हवा में प्लूटेंट्स, एसिडिक प्लूटेंट शामिल होते हैं जो कि सल्फ़र और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं, तो बारिश का पानी उनके साथ हल हो जाता है, वो बारिश के पानी में हल हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास एसिड रेन बन जाती है। कैसे बनती है एसिड रेन? एसिड रेन बारिश के पानी में हवा के एसिडिक प्लूटेंट जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हल होने से बनती है। इसके असरात देखते हैं हम कि हमारी ज़िंदगी पर एसिड रेन के क्या असरात हैं। एसिड रेन जब ज़मीन और चट्टानों पर बरसती है तो ये भारी मेटल्स एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, Hg मरकरी, Pb लेड, Cr क्रोमियम को अपने अंदर हल कर लेती है और इन मेटल्स को दरियाओं और झीलों तक पहुंचा देती है। जब ये पानी इंसान पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मेटल्स इंसानी जिस्म में जहरीली हद तक जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ झीलों में मौजूद आबी हयात भी इन मेटल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से नुकसान उठाती हैं। ख़ास तौर पर एल्युमिनियम मेटल की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मछलियों के गिल्स को बंद कर देती है और दम घुटने से आखिरकार मछलियाँ मर जाती हैं। एसिड रेन जब बारिश हमारे पास गिरती है तो वो हम चट्टानों पर भी गिरती है, पहाड़ों पर, समुद्रों, दरियाओं, तालाबों, झीलों, हर चीज़ पर गिरती है। तो एसिड रेन जब ज़मीन और चट्टानों पर गिरती है तो चट्टानों पर भारी मेटल्स मौजूद होती हैं। वो मेटल्स एसिड रेन उनको अपने अंदर हल कर लेती हैं। अब वो मेटल जब समुद्रों, दरियाओं और झीलों तक जाएंगी तो वो उन हलशुदा मेटल्स जो हैं वो दरियाओं, झीलों में भी शामिल हो जाएंगी। दरियाओं और झीलों का पानी भी हमारे पास प्लूटेड हो गया, उसमें भी मेटल्स शामिल हो गई, वो भी अब हमारे लिए नुकसानदा हो गया। फिर जब वो पानी इंसान अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो मेटल्स जो दरियाओं, झीलों में शामिल हुई थी वो इंसान की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अब झीलों में हमारे पास आबी हयात मौजूद होते हैं, यानी कि पौधे भी मौजूद होते हैं, जानवर भी मौजूद होते हैं। तो जो झीलों में मौजूद ये जो आबी हयात हैं इन मेटल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से नुकसान उठाते हैं। एल्युमिनियम मेटल को स्पेशल करके बता रहे हैं कि जो हमारे पास झीलों, दरियाओं, समुद्रों में मछलियाँ मौजूद होती हैं, एल्युमिनियम मेटल इनके गिल्स को बंद कर देती है और मछलियाँ तो गिल से ही सांस लेती हैं,
जब एल्युमिनियम एटम मछलियों के गिल्स को बंद कर देती है तो दम घुटने की वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। सेकंड जो है हमारे पास इसके असरात हैं कि जो हमारे पास अमारात और मुजस्मे होते हैं वो चूने के पत्थर के बने होते हैं और चूने के पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। अब एसिड रेन जब बारिश का पानी गिरा है वो तरीक़े इमारतों पर भी गिरा है, मुजस्मों पर भी गिरा है, तो मुजस्मों के मार्बल और चूने के पत्थर में जो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद था, एसिड रेन ने उस पर हमला किया और उस कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील कर देती है, जिसकी वजह से वो अमारात और मुजस्मे भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। एसिड रेन इमारतों और मुजस्मों के मार्बल और चूनों के पत्थरों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पर हमला करती है, जिसकी वजह से ये अमारात और मुजस्मे आहिस्ता आहिस्ता अपना हुस्न और चमक दमक खो देते हैं। थर्ड है आपके पास कि एसिड रेन ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा करती है, जिसकी वजह से इस किस्म की ज़मीन में बहुत सी फसलें और पौधे सही तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकते हैं। ये ज़मीन में जहरीली मेटल्स में भी इजाफा करती है जो सब्जियों को जहरीला कर देती है। हत्ता कि ज़मीन की एसिडिटी की वजह से पुराने दरख्त भी मुतासर होते हैं, इनकी नशोनुमा रुक जाती है और ये खुश्क होकर मर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपके पास कि एसिड रेन बराह रास्त दरख्तों और पौधों के पत्तों को तबाह करती है, जिससे इनकी नशोनुमा रुक जाती है। पौधों की सर्दी या बीमारी को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। बेटा जब बारिश का पानी गिरता है तो ज़मीन के अंदर भी जाता है, ज़मीन के अंदर पौधों की जड़ों में मौजूद जो मिनरल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा रुक जाती है। उनके अंदर बीमारियों को, इस सर्दी को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमने करना है कि ओजोन का खात्मा और उसके असरात। सबसे पहले ओजोन का हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन। तो ओजोन हमारे पास कैसे बनी? ओजोन हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम यानी कि अकेला हो, जिसे हम मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2 के मिलाप से बनती है। ओजोन कैसे बनेगी? जब हमारे पास एक अकेला O एटम जिसे हम ऑक्सीजन एटम कहते हैं और जब हमारे पास ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल O2 आपस में मिलते हैं, देन हमारे पास ओजोन यानी कि O3 बनती है। हम लोगों ने जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फेयर की दूसरी लेयर में पढ़ा था कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की दूसरी लेयर में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गुजर रही होती हैं, इसलिए ये वहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम आपस में मिलाप करके ओजोन बना देते हैं। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक किस्म है। यह एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियानी हिस्से में एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मिलाप से बनती है। रिएक्शन में देखें आप O+O2, इन दोनों के मिलाप से O3 यानी कि हमारे पास ओजोन बन जाएगी। नेक्स्ट आप लोग के पास ओजोन लेयर है। यहाँ आपके पास ओजोन लेयर की तारीफ भी है कि ओजोन पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला एरिया ओजोन लेयर कहलाता है। यूँ तो ओजोन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन जिस जगह पर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उस एरिया को हम ओजोन लेयर कहते हैं, जो कि ज़मीन की सतह से 25 से 30 किलोमीटर बुलंद स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में मौजूद है। ये बात हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी कही और पिछले लेक्चर में भी कही थी कि स्ट्रेटोस्फेयर की दूसरी लेयर में ओजोन पाई जाती है। ये लेयर कुराए अर्ज़ को घेरे हुए है और ज़मीन को सूरज से आने वाली नुकसानदा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जल्द के कैंसर का बायस बन सकती हैं, पर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए मुफीद है। यहाँ आपके पास सवाल बनता है कि ओजोन जो लेयर है वो ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए क्यों मुफीद है? तो आप लोगों ने उसका सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से सवाल करना है कि ओजोन लेयर ज़मीन को सूरज से आने वाली नुकसानदा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जल्द के कैंसर का बायस बन सकती हैं, पर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए मुफीद है। यहाँ हमारे पास 2 रिएक्शन दिखाए हुए हैं और उनमें हमें एक में ओजोन की कंपोजिशन यानी कि ओजोन का बनना दिखाया है और दूसरे में हमें ओजोन की
डिकम्पोजिशन दिखाई हुई है। आम हालात में पेचीदा एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ओजोन की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने वाले दो रिएक्शंस नीचे दिखाए गए हैं। सबसे पहले जहाँ पर ओजोन बन रही है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2 और एक ऑक्सीजन एटम O, दोनों ने आपस में मिलाप किया है और हमारे पास O3 यानी कि ओजोन बन गई है। क्या हुआ हमारे पास कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यानी कि O2 और ऑक्सीजन के एक एटम दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है और हमारे पास O3 ओजोन बनी है। सेकंड में हमें डिकम्पोजिशन बताई है ओजोन का टूटना। तो हमारे पास ओजोन O3 और जो ऑक्सीजन है इन दोनों ने आपस में मिलाप किया है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया है। अब हम लोगों ने देखना है कि ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे माहौल में जिसकी वजह से ओजोन की लेयर तबाह हो रही है। ओजोन की लेयर हमारे माहौल में हमारे कौन से रिएक्शंस की वजह से तबाह हो रही है। बेटा हम लोग जो एयर कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर वगैरह में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये गैस किसी न किसी वजह से लीक हो जाती है, किसी न किसी वजह से निकलकर स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्लोरीन भी मौजूद होता है और ये अल्ट्रावायलेट, जब स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर रिएक्ट करती हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है टूटकर क्लोरीन रेडिकल को अपने से अलग कर देती है। क्या करती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसी न किसी वजह से लीक हो जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3 जो है इस पर आकर गिरेंगी, इसके साथ रिएक्ट करेंगी, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल्स अलग कर देगी। ओजोन की तबाही का बुनियादी बायस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कंपाउंड किसी न किसी वजह से लीक होकर स्ट्रेटोस्फेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन CFCl3 में मौजूद CCl बॉन्ड को तोड़कर क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बना देती है। जैसे कि आप लोग को यहाँ रिएक्शन में दिखाया गया है CFCl3, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब रिएक्ट करती हैं तो ये CFCl2 और क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो गया। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है बेटा, ये इतना ताकतवर होता है कि एक अकेला क्लोरीन फ्री रेडिकल कई लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स करता क्या है, ये फ्री रेडिकल जो है ऑक्सीजन बनाने के लिए ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल ने O3 के साथ रिएक्ट किया, O3 के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल अलग हो गया और OCl यानी कि ओजोन के मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के एक एटम अपने साथ अलग मिला लिया, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को इसने अलग कर दिया। अब वो जो फ्री रेडिकल OCl रेडिकल था हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन रेडिकल अलग हो जाएगा और क्लोरीन रेडिकल अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का एक रेडिकल, ऑक्सीजन का दूसरा रेडिकल, दोनों आपस में करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की डिकम्पोजिशन से खारिज होने वाला एक क्लोरीन फ्री रेडिकल कई लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। वो रीजन जहाँ ओजोन ख़त्म हो जाती है ओजोन होल कहलाता है। सबसे पहले 1980 की दहाई में अंटार्कटिका पर ओजोन होल की मौजूदगी का पता चला। 1990 की दहाई में आर्कटिक के ऊपर भी ओजोन होल्स दरियाफ्त किए गए। अब हम देखते हैं कि जब हमारे माहौल से ओजोन ख़त्म हो रही है तो वो हमारे ऊपर क्या असर छोड़ रही है, ओजोन का खात्मा हमारे लिए क्या असरात पैदा कर रहे हैं। ओजोन की जो तबाही है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के काबिल बनाती है, जो इंसान और जानवरों में जल्द के कैंसर का सबब बनती है। बेटा जो ओजोन की लेयर है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, उसकी शिद्दत को अपने अंदर जज़ब कर लेती है ताकि ज़मीन तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ना पहुंच पाए, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं वो जल्द के कैंसर का सबब बन सकती हैं। तो ओजोन जो तबाह हो रही है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से इंसानों और जानवरों में जल्द के कैंसर का सबब बन रहा है। सेकंड है हमारे पास ओजोन लेयर में कमी से मुतअद्दी बीमारियों जैसे कि मलेरिया में इजाफा होगा। ये पौधों के लाइफ साइकिल को तब्दील करके फूड चेन को नकारा कर सकती है। ये हवाओं की तरतीब को तब्दील कर सकती है, जिससे पूरी दुनिया में हवा बदल जाएगी। ख़ासतौर पर एशिया और बहरुल काहिल के हिस्से मुतासिर होंगे।
ये आज हम लोगों ने एसिड रेन और उसके असरात पढ़े, फिर हम लोगों ने देखा कि ओजोन का खात्मा और उसके असरात हमारे माहौल पर क्या असर रखते हैं। बस आज का आपका यही टॉपिक था।